क्या हो अगर तांग सान का पुनर्जन्म सोल लैंड में तांग हाउ के घर पर ना होकर स्पिरिट हॉल में हो। दरअसल यही हुआ हमारी इस स्टोरी में। अच्छा, पिछले पार्ट में आपने देखा कैसे कियान सुंजी टाइम ट्रैवल करके तांग हाउ से आए इनको छीनकर अपनी वाइफ बना लेता है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। यही नहीं, वो दो जुड़वा बच्चों का बाप भी बन जाता है। पहले बच्चे का नाम होता है कियान रेंगफेंग जो कि तांग सान का पुनर्जन्म होता है, और दूसरी होती है कियान रेंचुए। बाल बाल बच गया रे देवा। अब आगे चियान शुंजी और आ यिंग की शादी का मंडप सज चुका था। बधाई देने वालों का मेला लगा हुआ था। शहर की हर बड़ी हस्ती हाजिर थी। आज पूरे वुहुन सिटी में जश्न का माहौल था। तभी भीड़ में से कोई चिल्लाया। सबकी नजरें शहर के मेन गेट पर टिक गईं। वुहुन पैलेस के शूरवीर चमचमाते बख्तरबंद सूट पहने, हाथों में भाले लिए, घोड़ों पर सवार होकर एंट्री मार रहे थे। इनमें से छोटा योद्धा भी कम से कम हुलोंग लेवल का था। कैवलरी के पीछे आ रही थी 9 दिव्य शेरों द्वारा खींची जाने वाली एक शाही बग्गी। दुल्हन बनी आ यिंग वुहुन पैलेस की सबसे ग्रैंड एंजल ड्रेस पहने, हाथ में एक गोल पंखा थामे बैठी थी। अरे देखो, वो रही पोप की वाइफ, वो रही पोप की वाइफ। लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। आखिरकार उन्हें अपनी लेडी बॉस की एक झलक जो मिल रही थी। सब खुद को बेहद खुशनसीब मान रहे थे। बग्गी तेजी से सड़कों को पार करती हुई वुहुन सिटी के सेंट्रल स्क्वायर की तरफ बढ़ गई, जहां शादी का मेन इवेंट होना था। स्क्वायर पर चियान शुंजी खुद शादी के जोड़े में बैठा मेहमानों का वेलकम कर रहा था। यहां आए मेहमान या तो 2 महान साम्राज्यों के बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स थे या फिर 7 बड़े कबीलों के चीफ। तभी पवित्र पहाड़ी के ऊपर से 7 अलग अलग रंगों की जादुई रोशनी चमकी और सीधे सेंट्रल स्क्वायर पर आ उतरी। ये क्या है? हाउटियान सेक्ट की सीट पर बैठे तांग शियाओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो इस चेहरे को कभी नहीं भूल सकता था। ये वही है, पक्का वही है। तांग शियाओ ने कसकर मुट्ठियां भींच लीं। सामने खड़ा बंदा भले ही एकदम शांत था, लेकिन उसकी वाइब्स किसी समंदर जितनी गहरी और खौफनाक थीं। भैया, आप किसे घूर रहे हो? तांग हाओ ने अपने बड़े भाई को इस तरह सुन्न पड़े देखा तो भौहें सिकोड़कर पूछा, इन लोगों की पहचान क्या है? उसे महसूस हो रहा था कि ये लोग खतरनाक लेवल के पावरफुल हैं, पक्का टाइटल डोलुओ होंगे, लेकिन उनकी एग्जैक्ट रैंक क्या थी और वुहुन पैलेस में उनका क्या रुतबा था, ये वो नहीं जानता था। हाओ भाई, तांग शियाओ की आवाज कांप गई। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। सब सोचते थे कि ये मर चुका है, लेकिन ये तो जिंदा है। 99वें लेवल का अल्टीमेट डोलुओ। तांग हाओ सन्न रह गया। अल्टीमेट डोलुओ होने का मतलब था पूरी दुनिया में अनस्टॉपेबल, इस पूरे महाद्वीप में सबसे ताकतवर। भैया, तो बाकी लोग कौन हैं? तांग हाओ ने पूछा। अगर मेरी याददाश्त सही है तो बाकी सब एल्डर हॉल के सीनियर मेंटर्स हैं। तांग शियाओ ने इशारा किया। चियान दाओलू के लेफ्ट साइड वाले बंदे को देख रहे हो? तांग हाओ ने अपने भाई की नजरों का पीछा किया। वो बंदा सोने के आर्मर में किसी लोहे की चट्टान की तरह खड़ा था। वो गोल्डन एलिगेटर डाउलुओ हैं। हमारे दादाजी भी अगर आज जिंदा होते तो उन्हें सीनियर कहकर सलाम ठोकते। तांग हाओ का शरीर कांप उठा। ये अब तक जिंदा है? उसने सिर्फ किस्से सुने थे, लेकिन आज अपनी आंखों से देख लिया। एल्डर हॉल का हर एक मेंबर कोई मामूली बंदा नहीं, बल्कि एक सुपर डाउलुओ था। तांग हाओ ने अपने भाई की तरफ देखा और बुदबुदाया, इतनी भयानक पावर। तांग हाओ बस टकटकी लगाए चियान शुंजी के बगल में खड़े उन सीनियर मेंटर्स को देखता रह गया। वुहुन पैलेस की असली ताकत देखकर उसके तो तोते उड़ गए थे। उनके हाउटियान सेक्ट का नाम तो बस नाम का ही दबदबा था। उनके पास पूरे सेक्ट में सिर्फ एक टाइटल डाउलुओ था, और यहाँ इन 7 मेंटर्स को छोड़कर भी न जाने कितने एल्डर्स बैठे थे। अच्छा हुआ जो मैंने उस वक्त चियान शुंजी पर हाथ उठाने की बेवकूफी नहीं की। इन 7 मेंटर्स की एक साथ एंट्री ने वहां मौजूद हर एक कबीले और साम्राज्य की हवा टाइट कर दी थी। जो लोग इन बूढ़े शेरों के इतिहास को जानते थे वे अभी जिंदा थे, और इस मंजर को देखकर उनके पसीने छूट रहे थे। हर कोई बस शॉक में था, और उस शॉक के बाद था सिर्फ खौफ, अनपेक्षित खौफ। होली ड्रैगन सेक्ट की सीट पर बैठा तुओबासी तो मारे एक्साइटमेंट के खड़ा होने ही वाला था। वो चिल्लाकर पूरी दुनिया को बताना चाहता था, इसे कहते हैं वुहुन पैलेस। साफ था कि वुहुन पैलेस का यह पावर शो पूरी तरह कामयाब रहा था। हम सब मिलकर सभी आदरणीय मेंटर्स को प्रणाम करते हैं। सिर्फ बाहरी ताकतें ही नहीं, बल्कि वुहुन पैलेस के हजारों युवा फाइटर्स भी वहां मौजूद थे। 7 मेंटर्स को अपने सामने देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनके चेहरों पर ऐसी भक्ति थी मानो उन्होंने साक्षात भगवान को देख लिया हो। जब वुहुन पैलेस के अपने बंदों ने झुककर सम्मान दिया तो बाकी मेहमानों के पास भी कोई रास्ता नहीं बचा। सबसे पहले चाटुकारी में आगे आया तुओबासी, जिसे बाकी कबीले वुहुन पैलेस का नंबर 1 चमचा कहते थे। उसके बाद एक एक करके हाउटियान सेक्ट, 7 ट्रेजर ग्लास सेक्ट और दोनों साम्राज्यों के दूतों ने भी अपना सिर झुका लिया। चियान दाओलू ने अपनी चील जैसी नजरों से पूरी सभा को देखा। जिसकी भी नजर उससे मिली उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वो हल्का सा मुस्कुराया। आप सभी हमारे मेहमान हैं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं, बैठ जाइए, दुल्हन जल्द ही पहुंचने वाली है। आज की इस शादी की रस्मों का संचालन मैं खुद करूंगा। आज मैं वुहुन पैलेस का चीफ या कोई गॉड लेवल फाइटर बनकर नहीं, बल्कि सिर्फ एक बाप बनकर खड़ा हूँ जो अपने बच्चे का घर बसते देखना चाहता है। सहज रहिए।
चियान दाओलू अपने बेटे के बगल में खड़ा हो गया, जबकि बाकी 6 मेंटर्स अपनी अपनी रिजर्व सीट्स पर जा बैठे। आते वक्त वो अपने साथ 2 छोटे बच्चों चियान रेनफेंग और चियान रेनक्सुए को लाना नहीं भूले थे, लेकिन चूंकि सबका ध्यान उन 7 मेंटर्स पर ही अटका हुआ था, इसलिए किसी ने गौर नहीं किया कि 2 मेंटर्स की गोद में 2 नन्हे बच्चे भी बैठे हैं। गुआंग लिंग डोलुओ की गोद में बैठा छोटा चियान रेनफेंग अपनी गहरी नजरों से आसपास के माहौल को ताड़ रहा था। जो कुछ भी अभी हुआ वो सब समझ रहा था। उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं थी जो एक बच्चे में होनी चाहिए। वहां तो सिर्फ एक गहरा सन्नाटा और हैरानी थी। जी हाँ, सरासर हैरानी। स्टार लुओ एम्पायर की सीट पर बैठा दूत धीरे से अपनी चेयर पर वापस बैठा। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस लीं। ये वुहुन पैलेस आखिरकार साबित क्या करना चाहता है? क्या यह सीधे सीधे हमें अपनी ताकत की धमकी दी जा रही है? उसने दांत भींचते हुए सोचा, लेकिन साथ ही उसे इस बात का भी नंगा सच समझ आ गया कि वुहुन पैलेस को पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी ताकत क्यों कहा जाता है। अगर यह नंबर 1 नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? अक्सर कहा जाता था कि इस महाद्वीप पर एक पैलेस, 2 साम्राज्य और 7 बड़े कबीले राज करते हैं। आज उसे समझ आया कि इस कहावत में एक रत्ती भी झूठ नहीं था। वुहुन पैलेस की जड़ें बहुत गहरी थीं और आज उन्होंने अपनी पूरी ताकत का नजारा दुनिया को दिखा दिया था। 7 टाइटल डोलुओ और उनमें भी सबसे खतरनाक आकाश का बेताज बादशाह चियान दाओलू। शादी में आए बाकी कबीलों के प्रमुख इस खौफ से कांप रहे थे और उनके दिमाग में बस एक ही सवाल कौंध रहा था, क्या वुहुन पैलेस सच में इतना पावरफुल है? वहीं दूसरी तरफ वुहुन पैलेस के अपने फाइटर्स का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। ये थी उनके संगठन की असली औकात। तभी नाइट्स के कड़े पहरे में आ रही दुल्हन की बग्घी सेंट्रल स्क्वायर के मुहाने पर आकर रुकी। हर किसी की गर्दन उस तरफ घूम गई। सब ये जानने को मरे जा रहे थे कि आखिर वो कौन सी खुशकिस्मत औरत है जो सीधे पॉप की बीवी बनने जा रही है। तांग हाओ और तांग शियाओ ने भी अपनी नजरें बग्घी पर टिका दी, लेकिन जैसे जैसे वो परछाई पास आ रही थी, तांग हाओ का दिल अजीब सी बेचैनी से धड़कने लगा। उसके सीने में एक मीठा मीठा सा दर्द उठने लगा। यह दर्द कोई नया नहीं था। पिछले 1 साल से उसे यह दिल की बीमारी बार बार तड़पा रही थी। चियान शुंजी ने देखा कि बग्घी रुक चुकी है। वो बड़े ही ठाठ से एक एक कदम बढ़ाता हुआ बग्घी की तरफ गया। उसने बड़े प्यार से यिंग का हाथ थामा और उसे लेकर सीधे सेंट्रल स्क्वायर के बीचों बीच उस वेन्यू पर आ गया जहां सबकी निगाहें टिकी थीं। यिंग। तांग हाओ के मुंह से एक धीमी सी कराह निकली। उसकी आंखें धोखा नहीं दे सकती थीं। वो जाना पहचाना एहसास एकदम सही था। दुल्हन कोई और नहीं बल्कि उसकी यिंग थी। ये क्या बकवास है? तांग शियाओ का चेहरा फक पड़ गया। उसने भी यिंग का पूरा चेहरा देख लिया था। यह दुल्हन कैसे बन सकती है? वुहुन पैलेस अपने उसूलों का इतना पक्का है, उनका यह बूढ़ा चीफ कभी भी अपने बेटे की शादी किसी मॉन्स्टर बीस्ट से नहीं होने देगा। आखिर ये क्या खिचड़ी पक रही है? तांग शियाओ का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। जब वे 1 साल पहले अलग हुए थे तो उन्हें लगा था कि यिंग मारी जा चुकी है और उसकी आत्मा और हड्डी किसी फाइटर का हिस्सा बन चुकी होगी। लेकिन 1 साल बाद वो सीधे इस महाद्वीप की सबसे पावरफुल औरत बनकर सामने खड़ी थी। एक मॉन्स्टर होकर भी वो पॉप की वाइफ बन चुकी थी। वो औरत जिसके सामने उनके पिता तांग वेई को भी झुककर सलाम ठोकना पड़ता। जबकि 1 साल पहले तक यिंग क्या थी? बस एक सीधी साधी मासूम सी लड़की। ये बदलाव इतना अचानक और भयानक था कि यकीन करना मुश्किल था। यिंग! तांग हाओ की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। वो सांड की तरह हांफने लगा और अपनी जगह से झपट कर उठने ही वाला था कि तांग शियाओ ने उसे कसकर दबोच लिया। बेवकूफ! तांग शियाओ ने गुस्से में तिलमिलाकर तांग हाओ के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तू आज भी उतना ही नीच और ठरकी है। इस औरत को देखते ही तेरी अक्ल घास चरने चली जाती है। 1 साल हो गया पर तू आज तक इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाया। जरा देख तो सही कि तू खड़ा कहाँ है। क्या ये तेरे ड्रामे करने की जगह है? अगर तूने यहाँ एक भी तमाशा खड़ा किया तो चियान दाओलू अपनी तलवार से हमारे पूरे हाउटियान सेक्ट का नामो निशान मिटा देगा। तांग हाओ धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 1 साल में जिंदगी इतनी कैसे बदल गई। जो औरत कभी उसकी हुआ करती थी आज वो चियान शुंजी के बाहों में थी और उसके बच्चों की मां बनने वाली थी। यह सोचकर ही उसके अंदर गुस्से की एक भयानक ज्वालामुखी फटने लगी। उसका मन कर रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर दे। हाओ, शांत हो जा। तांग शियाओ ने उसकी पीठ सहलाई। ये जगह हमारे हाथ साफ करने के लिए नहीं है। हम पूरे हाउटियान सेक्ट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी भैया। तांग हाओ ने अपना सिर झुका लिया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो यिंग और चियान शुंजी की तरफ दोबारा देख सके। उसे डर था कि कहीं उसका सब्र का बांध न टूट जाए। और सबसे तकलीफदेह बात तो यह थी कि यिंग के चेहरे पर कोई जबरदस्ती नहीं दिख रही थी। वो सच में बेहद खुश लग रही थी। शायद किस्मत को यही मंजूर था। चाहे तुम कोई आत्मा बन जाती या हड्डी, मुझे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन तुम चियान शुंजी की बीवी क्यों बनी यिंग? स्टेज के ऊपर यिंग अपनी प्यार भरी नजरों से चियान शुंजी को निहार रही थी। आखिरकार उनका प्यार मंजिल तक पहुंच ही गया था। चियान शुंजी की आंखों में भी वही अपनापन था। फिर दोनों ने चियान दाओलू के सामने घुटने टेक दिए। चियान दाओलू ने अपने हाथ पीछे बांधे और भारी आवाज में शादी की कस्में पढ़ना शुरू किया। उधर मेंटर्स की सीट पर बैठा छोटा चियान रेनफेंग इस पूरे ड्रामे को देखकर मन ही मन कुछ सोच रहा था।
जल्द ही शादी का अगला फेज शुरू हुआ। क्रिपेन डोलुओ आगे बढ़ा और उसने मेहमानों की तरफ से आए गिफ्ट्स की लिस्ट जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। तियानदो एम्पायर की तरफ से उपहार, स्टार लुओ एम्पायर की तरफ से उपहार, 7 ट्रेजर ग्लास सेक्ट की तरफ से उपहार, हाउटियान सेक्ट की तरफ से उपहार। और कमाल की बात यह थी कि गिफ्ट्स की थाली उठाए जो बंदे खड़े थे वे कोई आम नौकर नहीं बल्कि वुहुन पैलेस के एल्डर्स थे और बाकी के बचे हुए लोग हाई लेवल के फाइटर्स थे। ये कैसे संभव है? तियानदो एम्पायर के दूत यह नजारा देखकर हक्के बक्के रह गए। वुहुन पैलेस के पास आखिरकार कितने एल्डर्स हैं? हमने वाकई इन्हें बहुत कम आंका था। वहां मौजूद हर बड़े लीडर के दिमाग में यही खौफ बैठ चुका था। आज का दिन उनके लिए आंखें खोल देने वाला था। अब ये खबर अपने अपने आकाओं तक पहुंचाना और आगे की रणनीति तय करना ही उनका पहला काम था। शादी का फंक्शन खत्म हो गया, लेकिन वहां आए मेहमानों का दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। अब जाकर समझ आया कि वुहुन पैलेस ने रातों रात ब्लू ड्रैगन सेक्ट का वजूद कैसे मिटा दिया था। ये ताकत सच में डराने वाली थी। वुहुन सिटी से कई 100 मील दूर जंगल के बीचों बीच तांग शियाओ और तांग हाओ ने अपना कैंप लगाया हुआ था। जलती हुई आग के सामने बैठा तांग हाओ फूट फूट कर रो रहा था। उसके चेहरे पर बेबसी और दर्द साफ झलक रहा था। भैया, ऐसा क्यों हुआ? आ यिंग चियान शुंजी की दुल्हन कैसे बन सकती है? वो तो एक मॉन्स्टर बीस्ट थी ना। वुहुन पैलेस का चीफ एक मॉन्स्टर से शादी कैसे कर सकता है? तांग हाओ का दिमाग फटने को हो रहा था। मुझे क्या पता, तांग शियाओ ने चिढ़कर कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तांग हाओ को डांटे या ढांढस बंधाए। सब यही सोच रहे थे कि आ यिंग मर चुकी है, लेकिन वो तो सीधे चीफ की बीवी बनकर सामने आ गई। भैया, मेरा दिल फटा जा रहा है, तांग हाओ रोते हुए बोला। मैं उसे आज तक नहीं भूल पाया हूँ। तांग शियाओ चुप रहा। पिछले 1 साल से वो तांग हाओ के इस रोने धोने का आदी हो चुका था। अब इसका कोई इलाज नहीं था। हाओ भाई, हमारे सेक्ट में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और टैलेंटेड लड़कियां हैं। कोई ना कोई तुझे मिल ही जाएगी। एक मॉन्स्टर लड़की के पीछे तू अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? भैया, आ यिंग अलग थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तभी समझ गया था कि वही मेरी लाइफ है। तू जो चाहे सोच। तांग शियाओ ने तंग आकर कागज कलम निकाला और आज वुहुन सिटी में जो कुछ भी देखा उसे डिटेल में लिखना शुरू कर दिया। ये मैसेज तुरंत सेक्ट हेडक्वार्टर भेजना जरूरी था। वुहुन पैलेस बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। जब तक बेहद मजबूरी न हो, वुहुन पैलेस से पंगा लेना सीधा सुसाइड करने जैसा था। उनके पास दर्जनों गॉड लेवल फाइटर्स थे। अगर उनके दादाजी वापस नहीं आते तो पूरे तीनों सेक्ट मिलकर भी वुहुन पैलेस का बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। वैसे भी तीनों सेक्ट्स में से होली ड्रैगन सेक्ट तो पहले ही वुहुन पैलेस का पालतू कुत्ता बन चुका था। उधर होली ड्रैगन सेक्ट के मेन हॉल में तुओबासी ठाके लगा कर हंस रहा था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तमाम एल्डर्स ध्यान से सुने, तुओबासी ने अपनी गर्जती आवाज में कहा। वुहुन पैलेस का हाथ थामना हमारे सेक्ट का आज तक का सबसे मास्टर स्ट्रोक डिसीजन था। क्या आप जानते हैं, वुहुन पैलेस के पास 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों सुपर फाइटर्स हैं। दर्जनों। तुओबासी की बातें सुनकर एल्डर्स के चेहरे का रंग उड़ गया। किसने सोचा था कि वुहुन पैलेस की जड़ें इतनी गहरी होंगी? अब समझ आया कि उन्होंने रातों रात ब्लू ड्रैगन सेक्ट को चुटकी में कैसे साफ कर दिया था। वुहुन पैलेस दयालु है कि उसने उन्हें संभलने का 1 साल का मौका दिया। अगर मैं चीफ की जगह होता तो जिस दिन उस लड़की की बेवफाई का पता चला था उसी दिन पूरे सेक्ट को भस्म कर देता। हमें हर हाल में वुहुन पैलेस के कदमों में रहना है। हमारी वफादारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तभी एक एल्डर ने हिचकिचाते हुए कहा, चीफ, अब तो हम खुद टॉप 3 सेक्ट्स में शामिल हो चुके हैं। क्या अभी भी हमें उनके सामने इतना झुकने की जरूरत है? अहमक। तुओबासी गुस्से से लाल पीला हो गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? ये टॉप 3 का टैग हमें किसने दिया? चीफ की मेहरबानी ने। मैं अभी अभी उस लेवल पर पहुंचा हूँ और तुम लोगों के दिमाग खराब होने लगे? तुम्हें क्या लगता है चीफ की तलवार में धार नहीं रही? हमारी वफादारी 100% होनी चाहिए। जो वफादार नहीं वो हमारा दुश्मन है। उन्होंने जो रुतबा दिया है वो 1 सेकंड में छीन भी सकते हैं। अपनी औकात में रहो। वो एल्डर तुरंत अपना मुंह बंद करके पीछे हट गया। उसका सोचना सिंपल था कि जब चीफ खुद इतना पावरफुल हो चुका है और सेक्ट का नाम हो गया है तो फिर वुहुन पैलेस की गुलामी क्यों करना? लेकिन तुओबासी का खौफ देखकर उसने आगे कुछ बोलना सही नहीं समझा। आज के बाद मुझे ऐसा कोई शब्द सुनने को न मिले, तुओबासी ने कड़े लहजे में सबको वार्निंग दी। दूसरी तरफ 7 ट्रेजर ग्लास सेक्ट में निंग फेंगजी अपनी चेयर पर ढह सा गया था। वो अपनी कनपटी मल रहा था। अपने दूध की रिपोर्ट सुनने के बाद से ही उसके होश उड़े हुए थे। हैरानी, खौफ और बेबसी सब कुछ उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। अंकल चेन, निंग फेंगजी ने भारी मन से कहा, वुहुन पैलेस इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? उनकी पावर देखकर तो अब खौफ महसूस होने लगा है। चेन शिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे भी अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक शादी के फंक्शन में दर्जनों सुपर फाइटर्स को उतार देना। वुहुन पैलेस आखिरकार करना क्या चाहता था? अपनी ताकत की नुमाइश? पूरी दुनिया को डराना? या फिर सबको अपनी औकात याद दिलाना? खैर, जो भी हो, निंग फेंगजी ने एक ठंडी सांस ली। हम जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। कभी भूलकर भी वुहुन पैलेस से दुश्मनी नहीं लेनी है। मुझे लगा था कि उनका दबदबा अब थम जाएगा, लेकिन इस घटना के बाद तो पूरी दुनिया उनके कदमों में आ गिरेगी। वुहुन पैलेस की पवित्र पहाड़ी की चोटी पर चीफ का बेटा चियान रेनफेंग एक चट्टान के किनारे बैठकर ध्यान लगा रहा था। उसने अपनी नन्ही मुट्ठियां कस लीं और मन ही मन सोचा, जब से मैंने अपनी पुरानी कला का अभ्यास शुरू किया है मैं 2nd लेवल पर आकर अटक गया हूँ। आगे नहीं बढ़ पा रहा। लगता है जब तक मेरी असली सोल पावर अनलॉक नहीं होगी
और मुझे पहला रिंग नहीं मिलेगा तब तक मेरी ग्रोथ रुकी रहेगी। आज से इस दुनिया में तांग सान नाम का कोई बंदा नहीं है। अब मैं सिर्फ वुहुन पैलेस का चियान रेनफेंग हूँ। मेरा अपनी पुरानी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। छोटी सी उम्र में भी वो पढ़ाई का बहुत शौकीन था। जब भी टाइम मिलता वो वुहुन पैलेस की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में घुस जाता था। चीफ का बेटा होने के नाते उसके लिए कोई भी कमरा बंद नहीं था। सैकड़ों किताबें छानने के बाद उसे एक बात का पक्का यकीन हो चुका था, उसका फैमिली ब्लड लाइन कोई मामूली ब्लड लाइन नहीं बल्कि गॉड लेवल 6 विंग्ड एंजल था। उसकी जन्मजात ताकत 20वें लेवल की थी। यही वजह थी कि बिना सोल अनलॉक हुए भी उसकी अंदरूनी ताकत 2nd लेवल के टॉप पर पहुंच चुकी थी। उसकी अंदरूनी ताकत सीधे उसकी जन्मजात पावर से जुड़ी हुई थी। चियान रेनफेंग ने अपनी बाहें फैलाकर गुनगुनी धूप का मजा लिया। उसका दिल सुकून से भर गया। पिछली जिंदगी में मेरा कोई नहीं था, अनाथ था, लेकिन इस जन्म में मुझे प्यार करने वाले माँ बाप मिले हैं। पापा के पास बेहिसाब ताकत और रुतबा है और मम्मी ने मुझे ये खूबसूरत जिंदगी दी है। अब मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। छोटू, ओ छोटू! नीचे से एक नटखट सी आवाज गूंजी। चियान रेनफेंग ने नीचे झांका। जमीन पर एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। सुनहरे लंबे बाल, छोटी सी सुनहरी फ्रॉक और एक प्यारी सी मासूम सी सूरत। वो उसकी बड़ी बहन चियान रेनक्सुए थी। उसे आज भी याद था कि जब वो पैदा हुआ था तो उसकी बहन बार बार अपने छोटे छोटे पैर उसके चेहरे पर छुआकर मजे लेती थी। तू फिर इतनी ऊंचाई पर चढ़ गया, गिर जाएगा तो चल जल्दी नीचे आ। चियान रेनक्सुए ने कमर पर हाथ रखकर मुंह फुलाते हुए एक बड़ी बहन वाला रौब झाड़ा। अभी आया दीदी। चियान रेनफेंग ने छलांग लगाई और सीधे छत से नीचे जमीन पर लैंड कर गया। बिना किसी जादुई रिंग के भी उसकी पुरानी मार्शल आर्ट्स की ताकत की बदौलत उसकी बॉडी हवा में रुई की तरह हल्की थी। चियान रेनक्सुए को अपने भाई के इन अजीब कारनामों की आदत हो चुकी थी। तू मुझे क्यों ढूंढ रही थी दीदी? चियान रेनफेंग ने हाथ बढ़ाकर उसके बाल सहलाने की कोशिश की। हट परे! चियान रेनक्सुए ने उसका हाथ झटक दिया और उल्टे उसके बाल बिगाड़कर घोंसला बना दिया। मैं बड़ी बहन हूँ, तू मुझे हाथ नहीं लगा सकता। चल, खाना खाने का टाइम हो गया है। रोज रोज इस लाइब्रेरी के चक्कर काटने में तुझे क्या मजा आता है? चियान रेनक्सुए आगे आगे चलने लगी और चियान रेनफेंग चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दिया। उसने अपनी बहन को यह नहीं बताया कि वो वहां अपनी सीक्रेट कला का अभ्यास कर रहा था। अगर यह बात बाहर निकल जाती तो लोग उसे कोई शैतान या भूत समझने लगते। उसने पहले ही इसका तोड़ सोच रखा था। इस दुनिया में लोग खुद की तकनीकें बनाते ही हैं तो फ्यूचर में वो अपनी पुरानी कलाओं को खुद की बनाई तकनीक बताकर पेश कर देगा। वो मन ही मन खुश था कि किस्मत ने उसे इस दुनिया में दोबारा जन्म दिया। उसे इतना बड़ा बैकग्राउंड मिला और वुहुन पैलेस जैसा पूरे महाद्वीप का सबसे ताकतवर घराना मिला। उसके दिमाग में एक नया सपना आकार लेने लगा था। मैं इस महाद्वीप पर अपने पुराने कबीले का नाम दोबारा रोशन करूंगा। यहाँ एक नया अड्डा बनाऊंगा, सीक्रेट हथियार बनाऊंगा और अपनी पुरानी जिंदगी के सारे अधूरे सपनों को पूरा करूंगा। चलते चलते दोनों भाई बहन पैलेस के पिछले बगीचे में पहुंच गए। चियान शुंजी और आयिंग पहले से ही टेबल पर उनका इंतजार कर रहे थे। पापा, मम्मी! चियान रेनक्सुए दौड़कर उनके पास चली गई। आयिंग ने नीले रंग का खूबसूरत गाउन पहना हुआ था। उसने बेहद प्यार से दोनों बच्चों को इशारा किया। रेनक्सुए, रेनफेंग, आओ बेटा, खाना खा लो। चियान शुंजी भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। इस पावरफुल इंसान को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह वही बंदा है जिसने अकेले दम पर ब्लू ड्रैगन सेक्ट की धज्जियां उड़ा दी थीं और वुहुन पैलेस को कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया था। वो अपने बच्चों को देखकर प्यार से बोला, तुम दोनों तो हर महीने 1-1 इंच लंबे हो रहे हो। 1 साल में ही इतने बड़े लगने लगे हो। चियान रेनफेंग ने अपना सिर खुजलाया। उसे पता था कि उसकी इतनी तेज ग्रोथ का राज वो कीमती जड़ी बूटियां थीं जो उसके पापा रोज उसके लिए लाते थे। भले ही उनका स्वाद नॉर्मल होता था लेकिन वे उसकी नसों को मजबूत करती थीं। तभी चियान शुंजी ने अपनी जादुई रिंग में से मोम जैसा चमकता हुआ एक टुकड़ा निकाला। ये हमारे फाइटर्स को जंगल की गहराइयों में मिला है। चियान रेनफेंग की आंखें चमक उठीं। पापा, ये तो 10,000 साल पुराना शुद्ध गोल्डन गम है। अरे वाह, तेरी नजर तो बड़ी तेज है। पढ़ाई सच में काम आ रही है। चियान शुंजी ने मुस्कुराते हुए उस टुकड़े के 2 बराबर हिस्से किए और दोनों बच्चों के हाथ में दे दिया। खाना खाने के बाद इसे धीरे धीरे पचाना। याद रखना, एक बार में बहुत थोड़ा सा लेना है। अभी तुम छोटे हो, ज्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा। ये इतना है कि तुम दोनों का पूरा महीना आराम से निकल जाएगा। इस जड़ी बूटी की पावर से तुम्हारी पसलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वुहुन पैलेस की जड़ें वाकई बहुत गहरी थीं। चियान रेनक्सुए और चियान रेनफेंग दोनों के पास एक एक कीमती स्टोरेज रिंग थी। दोनों ने चुपचाप उस जादुई मखमली टुकड़े को अपनी अपनी रिंग में रख लिया। क्या मतलब मुझे तुम्हारी देखभाल की जरूरत है? पिछली बार तो बस एक एक्सीडेंट हो गया था। चियान रेनक्सुए का चेहरा शर्म से लाल हो गया। असल में पिछली बार उसने लालच में आकर ज्यादा डोज ले ली थी जिससे उसकी बॉडी में परमानेंट प्रॉब्लम होते होते बची थी। किस्मत अच्छी थी कि पापा मम्मी वक्त पर वहीं मौजूद थे और उन्होंने संभाल लिया। आयिंग ने प्यार से चियान रेनफेंग का सिर सहलाया। रेनफेंग, आगे चलकर अपनी बहन का ख्याल रखना। अरे, मैं बड़ी हूँ तो भाई की रक्षा मुझे करनी चाहिए। चियान रेनक्सुए ने तुरंत पलटकर जवाब दिया। आयिंग के चेहरे पर एक गजब का ठहराव था। 1 साल के इस वक्त ने उसे एक असली पॉप की वाइफ का रुतबा और ग्रेस दे दिया था। वो रोबदार आवाज में बोली, जब तक तुम्हारे पापा और मैं जिंदा हैं पूरे महाद्वीप में किसी की औकात नहीं
जो तुम्हें आंख उठाकर भी देख सके। तुमसे टकराने से पहले उन्हें वुहुन पैलेस की दीवार को पार करना होगा। उधर देवलोक के एक भव्य महल में गॉड ऑफ वॉर अपनी दिव्य आंखों से नीचे इस दुनिया को घूर रहा था। उसकी नजर सीधे चियान रेनफेंग पर जाकर टिकी। अभले ही इस आत्मा ने थोड़ा जल्दी जन्म ले लिया, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वुहुन पैलेस जैसी महाद्वीप की सबसे बड़ी ताकत में पैदा होने का फायदा ये होगा कि इसकी ट्रेनिंग बिना किसी रुकावट के होगी। ये बहुत जल्द गॉड लेवल तक पहुंच जाएगा और मेरी गॉड पोजीशन संभालने के काबिल बनेगा। बस एक ही पंगा है, इसे उस खूनी नरक की घाटी तक कैसे खींचा जाए। 5 साल बाद वुहुन पैलेस का ग्रैंड सोल अवेकनिंग इवेंट। 5 साल का वक्त पलक झपकते ही बीत गया। आज के इस इवेंट में पूरी दुनिया के सूरमा जमा हुए थे। इसका स्केल उस वक्त चियान शुंजी और आयिंग की शादी से भी कहीं ज्यादा ग्रैंड था। तियानदो और स्टार लुओ दोनों साम्राज्यों ने अपने अपने स्पेशल एम्बेसडर भेजे थे। ऊपरी तीनों कबीलों ने अपने बड़े बड़े दिग्गजों को भेजा था। होली ड्रैगन सेक्ट का चीफ तुओबासी तो खुद चलकर आया था। वो हमेशा से वुहुन पैलेस का वफादार रहा था। लोग भले ही उसे वुहुन पैलेस का सबसे बड़ा गुलाम कहकर चिढ़ाते थे, पर उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था। वैसे भी निचले 4 कबीलों के चीफ तो वुहुन पैलेस की गुलामी करने के लायक भी नहीं समझे जाते थे। 7 ट्रेजर ग्लास सेक्ट की तरफ से निंग फेंगजी खुद आया था और उसके साथ थे सोल स्वॉर्ड चेन शिंग और सेक्ट के कई बड़े एल्डर्स। हाउटियान सेक्ट ने तांग शियाओ और तांग हाओ दोनों भाइयों को अपने कई यंग मेंबर्स के साथ भेजा था, ताकि वे दिखा सकें कि वो इस इवेंट को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। निचले 4 कबीलों के चीफ भी हाजिर थे। कुल मिलाकर छोटे बड़े हर सेक्ट का हेड आज यहाँ मौजूद था। आज पूरे महाद्वीप पर वुहुन पैलेस का इतना खौफ था कि कोई भी पोप चियान शुंजी का न्योता ठुकराने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इवेंट को होस्ट कर रहे थे वुहुन पैलेस के एल्डर हॉल के चीफ चियान दाओलू। दुनिया से कटे रहने वाले 99वें लेवल के यह गॉड लेवल फाइटर आज इस पूरी दुनिया के सबसे जाने माने और खतरनाक इंसान बन चुके थे। हाउटियान सेक्ट की सीट पर बैठा तांग हाओ पूरे टाइम खामोश रहा। उसे बहुत पहले ही पता चल गया था कि आयिंग और चियान शुंजी के 2 जुड़वां बच्चे हो चुके हैं। उसका दिल अंदर ही अंदर घुट रहा था, लेकिन वुहुन पैलेस के डर से उसे यहाँ आना ही पड़ा। उसने एक ठंडी सांस भरी और मन ही मन बुदबुदाया, आयिंग तुम आज बहुत खुश दिख रही हो। वुहुन पैलेस का राज पूरे महाद्वीप पर कायम था। पोप के दोनों बच्चे इतने शानदार दिखते थे कि उन्हें देखकर ही लगता था कि ये किसी आम खून के नहीं हैं। चियान रेनक्सुए और चियान रेनफेंग को अपने माँ बाप से खूबसूरती विरासत में मिली थी। भले ही वे सिर्फ 6 साल के थे, लेकिन उनका बॉडी स्ट्रक्चर किसी 10-12 साल के टीनेजर जैसा लगता था। चेन शिंग की नजरें दोनों बच्चों पर टिकी थीं। उसने दिल से तारीफ की। चियान फैमिली का ब्लड लाइन सच में भगवान की देन है। इनमें से एक भी बच्चा मामूली नहीं दिखता। फेंगजी, अफवाह है कि चियान फैमिली का 6 विंग्ड एंजल एक गॉड लेवल सोल है। आम फाइटर्स की मैक्सिमम सोल पावर 10वें लेवल तक जाती है, लेकिन इस ब्लड लाइन वाले बच्चों की जन्मजात पावर सीधे 20वें लेवल तक पहुंच जाती है। आज पता चल ही जाएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। निंग फेंगजी ने अपने माथे का पसीना पोंछा। उसकी आंखों में उत्सुकता साफ दिख रही थी। तांग हाओ एक दूसरे का हाथ थामे खड़े चियान शुंजी और आयिंग को घूर रहा था। उसके दिल में टीस उठ रही थी। उसने न जाने कितनी बार यह सपना देखा था कि काश आज आयिंग के बगल में वो खड़ा होता, लेकिन जब उसकी नजर चियान रेनक्सुए और चियान रेनफेंग पर पड़ी तो वो आयिंग के जीन की तारीफ किए बिना न रह सका। अगर उस वक्त हम साथ होते तो हमारा बच्चा भी इतना ही हैंडसम और टैलेंटेड होता। हाओ भाई, इधर उधर घूरना बंद कर, किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। पास बैठे तांग शियाओ ने दबी आवाज में टोकते हुए कहा। तांग हाओ ने अपनी नजरें हटा लीं, लेकिन उसके दिल का गुबार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इतने सालों बाद आयिंग को दोबारा देखकर भी उसके दिल का पागलपन खत्म नहीं हुआ था। होली ड्रैगन सेक्ट की सीट पर बैठा तुओबासी किसी बड़े बुजुर्ग की तरह गर्व से मुस्कुरा रहा था। वो स्क्वायर के बीच खड़े दोनों बच्चों को देखकर तारीफों के पुल बांध रहा था। ये हैं हमारे वुहुन पैलेस के छोटे नवाब। इनकी पर्सनैलिटी तो सीधे हमारे पोप साहब पर गई है। चियान शुंजी ने आयिंग का हाथ पकड़ा हुआ था और दोनों के हाथों में एक एक बच्चा था। वे स्क्वायर के बिल्कुल सेंटर में पहुंचे। चियान शुंजी ने मुस्कुराते हुए चियान दाओलू की तरफ सिर हिलाया। पिताजी, अब आप शुरू कर सकते हैं। चियान दाओलू ने अपना एक हाथ पीठ पीछे रखा और पोते पोती को प्यार से देखा। क्या तुम दोनों नर्वस हो? चियान रेनक्सुए ने धीरे से सिर हिलाया। इतने सारे दिग्गजों की नजरें अपने ऊपर महसूस करके थोड़ा नर्वस होना लाजमी था। चियान रेनफेंग ने चारों तरफ देखा। तियानदो और स्टार लुओ के एम्बेसडर तुओबासी, निंग फेंगजी, तांग शियाओ और तांग हाओ, पूरी दुनिया की टॉप हस्तियां आज उनके सामने बैठी थीं। इसे कहते हैं दुनिया की नजरों का तारा होना। मेरी पिछली जिंदगी में मुझे कभी ऐसा अटेंशन नहीं मिला। पुरानी बातें अब बीती बात हो चुकी हैं। इस जन्म में मैं वुहुन पैलेस में पैदा हुआ हूँ। यही मेरा घर है और मैं चियान रेनफेंग हूँ। उसने मन ही मन पुरानी जिंदगी को पूरी तरह अलविदा कह दिया और अपने इस नए परिवार को दिल से अपना लिया। तभी चियान दाओलू का असली सोल अचानक बाहर आ गया। उनके पूरे शरीर पर सुनहरी रोशनी छा गई और पीठ के पीछे 3 जोड़ी सुनहरे डैने फैल गए। एक बेहद पवित्र और खौफनाक ताकत ने पूरे स्क्वायर को अपनी आगोश में ले लिया। चेन शिंग का चेहरा गंभीर हो गया। सिर्फ सोल के बाहर आने मात्र से जो दबाव महसूस हो रहा था, उससे उसका दम घुटने लगा था। क्या मेरे पिता ने उस वक्त इतने भयानक फाइटर का सामना किया था? क्या मैं अपनी
जिंदगी में कभी इस लेवल तक पहुंच पाऊंगा? अंकल चेन, हिम्मत मत हारिए, आपके पास अपनी खास 7 कट स्वॉर्ड है, आप देर सबेर इस लेवल तक पहुंच ही जाएंगे। निंग फेंगजी ने उन्हें दिलासा दिया। चेन शिंग ने धीरे से सिर हिलाया। टाइटल डॉलुओं के 3 लेवल होते हैं, नॉर्मल, सुपर और गॉड लेवल। सुपर फाइटर बनने के बाद सिर्फ सोल पावर बढ़ाने से काम नहीं चलता, बल्कि दुनिया के सीक्रेट्स को समझना पड़ता है। ये रास्ता बहुत कठिन है। इधर स्क्वायर पर चियान दाओलू ने सिर्फ अपनी सोल पावर के दम पर जमीन पर एक मैजिकल सर्कल ड्रा कर दिया। 99वें लेवल पर पहुंचने के बाद उन्हें किसी टूल की जरूरत ही नहीं थी। शियाओक्सुए, शियाओ फेंग, तुम दोनों में से पहले कौन आएगा? चियान रेनक्सुए ने अपने भाई की तरफ देखा। छोटू, तू पहले जा, दीदी तुझे मौका दे रही है। चियान रेनफेंग ने ज्यादा बहस नहीं की और सीधे उस चमचमाते मैजिकल सर्कल में कदम रख दिया। अचानक उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने आंखें बंद कीं और अपने दिमाग को खाली करके शरीर के अंदर की पावर को महसूस करने लगा। मैं सोल पावर भेजने जा रहा हूँ, चियान दाओलू की आवाज गूंजी। समंदर जैसी गहरी सोल पावर सर्कल में समा गई और सुनहरी रोशनी ने चियान रेनफेंग को पूरी तरह लपेट लिया। चियान रेनफेंग को अपने शरीर में एक मीठी सी गर्मी महसूस हुई। उसकी चेतना अचानक एक अजीब सी दुनिया में जा गिरी। उसके पैरों के नीचे पानी की लहरें उठ रही थीं। ये उसकी अपनी दिमागी दुनिया थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। सामने 6 पंखों वाले एंजल की एक विशाल दयालु परछाई खड़ी थी, लेकिन उस एंजल के ठीक पीछे 8 हाथों वाले एक खौफनाक लाल राक्षस की परछाई चमकी और पलक झपकते ही गायब हो गई। उसने झटके से आंखें खोल दी। वो वापस मैजिकल सर्कल में था। उसकी पीठ के पीछे 6 डैनों वाला एंजल पूरी तरह प्रकट हो चुका था। सुनहरी रोशनी का एक खंभा सीधे आसमान की तरफ बढ़ा और हवा से सोने की पंखुड़ियां बर्फ की तरह गिरने लगीं। पूरे माहौल में एक पवित्र खुशबू फैल गई। चियान दाओलू ने अपने पोते के पीछे खड़े उस एंजल सोल को ध्यान से देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकोड़ गईं। उसे लगा कि इस एंजल सोल के अंदर कोई छिपी हुई अनजान पावर छुपी है। उसके दिल में अजीब सा शक पैदा हो गया। वहां मौजूद सारे सेक्ट्स के बड़े बड़े सुरमा अपनी सीटों से खड़े हो गए। अपनी आंखों से असली 6 विंग्ड एंजल को प्रकट होते देखकर सब हिल गए थे। चियान रेनफेंग अपने सोल के अंदर छिपी बेहिसाब ताकत को साफ महसूस कर सकता था। बस 2 सोल रिंग्स मिलते ही मेरी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग 3rd लेवल पर पहुंच जाएगी। उसने अपने सोल को वापस अंदर खींचने की कोशिश की और यह काम सांस लेने जितना आसान निकला, बाहर निकालना भी उतना ही आसान था। यह 6 विंग्ड एंजल उसे शुरुआत से ही हवा में उड़ने की ताकत देता था। हालांकि उड़ने में सोल पावर खर्च होती थी, लेकिन यह एक ऐसा एडवांटेज था जो बाकी फाइटर्स के पास नहीं था। चियान दाओलू ने धीरे से उसे सोल कंट्रोल करने की सीक्रेट ट्रिक बताई। चियान रेनफेंग ने बिना किसी रुकावट के एक ही झटके में अपने सोल को गायब कर दिया। चियान दाओलू ने अपनी हथेली में एक तरबूज के साइज का सफेद मैजिकल क्रिस्टल बॉल निकाला। डरना मत, अपनी हथेली इस पर रखो, ये तुम्हारी जन्मजात सोल पावर बताएगा। चियान रेनफेंग ने अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रख दिया। अचानक उसमें से इतनी तेज सफेद रोशनी निकली कि नीचे बैठे लोगों की आंखें चौंधिया गईं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। निंग फेंगजी अपनी हैरानी नहीं छिपा पाया। अफवाहें सच थीं। 6 विंग्ड एंजल की जन्मजात पावर सीधे 20वें लेवल की होती है। आम फाइटर्स पूरी जिंदगी घिसने के बाद भी 20वें लेवल तक नहीं पहुंच पाते, और यह इस बच्चे का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसकी ट्रेनिंग स्पीड की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चेन शिंग बुदबुदाया। उस वक्त मेरे पिता का मुकाबला इसी गॉड लेवल ब्लड लाइन से हुआ था। तांग हाओ आंखें फाड़े उस चमकते हुए बॉल को देखता रह गया। उसका दिल खौफ से भर गया था। चियान रेनफेंग ने अपने हाथ हटा लिए। रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ गई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। जन्मजात 20वां लेवल, अब एक तरफ हो जाओ, तुम्हारी बहन की बारी है, चियान दाओलू ने शांत आवाज में कहा। चियान रेनफेंग अपने मम्मी पापा के पास वापस आ गया। वो अपनी बहन के रिजल्ट का इंतजार करने लगा। आखिरकार मेरा सोल अनलॉक हो गया। अब मैं सोल रिंग्स हासिल करके एक असली फाइटर बन सकता हूँ। गॉड लेवल सोल और मेरी पुरानी दुनिया की कलाएं, मुझे इस महाद्वीप का सबसे बड़ा फाइटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन साथ ही उसके दिमाग में एक उलझन भी थी। मेरी दिमागी दुनिया में वो 8 हाथों वाले राक्षस की परछाई क्या थी, और दादाजी मुझे देखते वक्त इतने सीरियस क्यों हो गए थे। कुछ ही देर में चियान रेनक्सुए का सोल भी कामयाबी से अनलॉक हो गया। उसका सोल भी एकदम शुद्ध 6 विंग्ड एंजल था और उसकी जन्मजात पावर भी पूरे 20वें लेवल की निकली। दोनों भाई बहन का टैलेंट पूरे महाद्वीप में नंबर 1 था। कोई उनके आसपास भी नहीं फटक सकता था। इवेंट खत्म होने के बाद चियान रेनक्सुए हंसते हुए अपने भाई के पास आई। क्यों छोटू, तेरी बहन का टैलेंट भी कम नहीं है ना? उसे पता था कि सोल रिंग मिलते ही उसकी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग भी 3rd लेवल पर पहुंच जाएगी। चियान रेनफेंग ने थम्स अप दिखाया। दीदी आप तो छा गईं। रात ढल चुकी थी। इवेंट का सारा काम निपट गया था। चियान शुंजी अपने रूम में वापस आए, जहां आ यिंग और दोनों बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। चियान रेनफेंग से अब सब्र नहीं हो रहा था। पापा, हम दोनों का सोल अनलॉक हो चुका है। हम जंगल जाकर अपने सोल रिंग्स कब लाएंगे? हमारी पावर 20वें लेवल की है, तो हम अपने पहले ही अटैक में 1000 साल पुराने मॉन्स्टर की पावर संभाल सकते हैं। आयिंग ने मुस्कुराते हुए चियान शुंजी से कहा, क्यों न कल ही दोनों बच्चों को जंगल ले जाएं? वो खुद 1 लाख साल पुरानी ब्लू ग्रास मॉन्स्टर थी। वैसे तो वो जानवरों के शिकार के खिलाफ थी, लेकिन एक माँ होने के नाते अपने बच्चों की तरक्की के लिए उसे अपना यह दर्द भुलाना ही पड़ना था। चियान शुंजी थोड़ा हैरान हुआ। तुम तो हमेशा शिकार के खिलाफ रहती थीं, आज इतनी जल्दी कैसे मान गईं? अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं,
उन्हें पावर चाहिए। वक्त बदल चुका है तो मेरी सोच भी बदलनी ही थी, आ यिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। दोनों बच्चों को अभी तक अपनी माँ के असली मॉन्स्टर होने का सच नहीं पता था। चियान शुंजी और आ यिंग का प्लान था कि जब बच्चे थोड़े और बड़े हो जाएंगे तब उन्हें यह सच बताएंगे। चियान रेनक्सुए ने अपना सिर खुजलाया। पापा मम्मी, आप दोनों क्या खिचड़ी पका रहे हो? बच्चों को इन बातों में पड़ने की जरूरत नहीं है। चियान शुंजी ने बात घुमाते हुए कहा, शिकार पर जाने की इतनी जल्दी मत करो। कल मैं तुम्हें एक बहुत ही खास जगह ले जाने वाला हूँ। कौन सी खास जगह? क्या वो सोल रिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? चियान रेनक्सुए ने उत्सुक होकर पूछा। मैंने सुना है कि उस डार्क जंगल की गहराइयों में एक ऐसा जादुई कुंड है जहाँ एक तरफ खौलता हुआ लाल पानी है और दूसरी तरफ बर्फ जैसा ठंडा नीला पानी। उसके आसपास बहुत ही नायाब जड़ी बूटियां उगती हैं जिन्हें खाने से फाइटर्स की पावर रातों रात कई गुना बढ़ जाती है। मुझे नहीं पता कि यह बात कितनी सच है, लेकिन पहले हम वहां जाकर खजाना ढूंढेंगे। अगर वहां कुछ नहीं मिला तो फिर शिकार पर चलेंगे। आइस एंड फायर लेक। चियान रेनफेंग के मुंह से अचानक निकल गया। बोलते ही उसने तुरंत अपनी जीभ दबा ली। बिना सोचे समझे नाम बोलने के बाद अब इसे संभालना मुश्किल होने वाला था। उसका प्लान तो यह था कि वहां पहुंचने के बाद किसी पुरानी किताब का बहाना बनाकर जड़ी बूटियों की पहचान कराएगा। चियान शुंजी ने हैरानी का नाटक किया। छोटू, तुझे इस जगह का नाम कैसे पता? आ यिंग ने भी हैरानी से अपने बेटे को देखा। उन्हें लगा कि शायद उसने लाइब्रेरी की किसी पुरानी किताब में इसके बारे में पढ़ा होगा। छोटू, जल्दी बता न, ये कैसी जगह है? चियान रेनक्सुए ने उसे टोका। चियान रेनफेंग के पास लाइब्रेरी का बहाना बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने पैलेस की एक बहुत पुरानी किताब में पढ़ा था। वो कुंड बहुत ही खास माहौल में बनता है जहाँ बेहद ठंड और बेहद गर्मी का मिलन होता है। वो पूरी दुनिया में जड़ी बूटियों का सबसे बड़ा खजाना है। वहाँ पौधों की ग्रोथ 10 गुना तेजी से होती है और वहाँ सिर्फ अमर जड़ी बूटियां ही उगती हैं। अमर जड़ी बूटियां? वो क्या होती हैं? आ यिंग ने पूछा। वे आम पौधों से बिल्कुल अलग होती हैं। उनमें से हर एक जड़ी बूटी किसी भी फाइटर की किस्मत बदल सकती है। वो शरीर की सारी कमियों को धो डालती हैं। अगर कोई मामूली फाइटर भी उसे खा ले तो वो रातों रात एक नंबर 1 जीनियस बन सकता है। आ यिंग दंग रह गई। उसने आज तक ऐसे किसी पौधे के बारे में नहीं सुना था जो किसी फाइटर की किस्मत बदल दे। चियान रेनफेंग को जब पूरे परिवार की घूरती नजरें अपने ऊपर महसूस हुईं तो वो थोड़ा अजीब महसूस करने लगा। उसने तुरंत बात संभालते हुए कहा, ये सब मैंने बस लाइब्रेरी की एक पुरानी किताब में पढ़ा था। दूसरी तरफ तांग शियाओ और तांग हाओ वुहुन सिटी के मेन गेट से बाहर निकल रहे थे। दोनों ने मुड़कर इस महाद्वीप के सबसे बड़े शहर को देखा। हाओ भाई, मैं वापस अपने सेक्ट जा रहा हूँ। इतने सालों की आवारागर्दी के बाद अब घर लौटने का वक्त आ गया है। क्या तू मेरे साथ चल रहा है? तांग शियाओ ने पूछा। तांग हाओ अब 41 साल का हो चुका था। जब वो पहली बार घूमने निकला था तब वो सिर्फ 30 साल का था। उसने धीरे से सिर हिलाया। भैया, आप अकेले जाइए, मैं कुछ साल और इस दुनिया में अकेले घूमना चाहता हूँ। तांग शियाओ ने ज्यादा जिद नहीं की। तांग हाओ अब एक हाई लेवल फाइटर बन चुका था। उसकी ट्रेनिंग स्पीड इतनी तेज थी कि कुछ ही सालों में वो टाइटल डोलुओ बन जाता, जो किसी भी दुश्मन को डराने के लिए काफी था। तू बहुत गर्म दिमाग का है। मेरे जाने के बाद हर मामले में दिमाग से काम लेना। हर लड़ाई सिर्फ हथौड़ा चलाने से नहीं जीती जाती। तांग शियाओ ने उसे समझाते हुए कहा। और आ यिंग को भूल जा भाई, वो अब पॉप की बीवी बन चुकी है। उसके दोनों बच्चे आज 6 साल के हो चुके हैं। आज हमने खुद उन बच्चों का सोल अनलॉक होते देखा है। तेरा और उसका अब कोई लेन देन नहीं बचा है। वो मासूम लड़की अब इस दुनिया की सबसे पावरफुल औरत बन चुकी है और उसके बच्चे गॉड लेवल टैलेंटेड हैं। इतने साल बीत गए, अब खुद पर रहम खा और पुरानी यादों में जलना बंद कर। तांग हाओ का गला सूख गया। उसने अपने बड़े भाई को देखा और भारी आवाज में बोला, भैया मैं समझ गया। तांग हाओ का मन अंदर ही अंदर चीख रहा था, काश मैं उस वक्त एक गॉड लेवल फाइटर होता। अगर मैं ताकतवर होता तो कोई आ यिंग को मुझसे छीनकर पॉप की बीवी नहीं बना पाता। सबने सनसेट फॉरेस्ट में कदम रखा। चारों तरफ फैले घने पेड़ पौधों के बीच आते ही आ यिंग को अपने पुराने घर जैसा एहसास हुआ। आखिरकार वो 1 लाख साल पुरानी ब्लू ग्रास मॉन्स्टर जो थी। चियान शुंजी ने अपने दोनों बच्चों को समझाया, लियान, रेनफेंग, तुम्हारी प्रेजेंट बॉडी कैपेसिटी के हिसाब से पहला सोल रिंग 1100 साल तक का ही सबसे सेफ रहेगा। ज्यादा से ज्यादा 1200 साल, उससे ऊपर बिल्कुल नहीं। भले ही वे दिखने में 10-12 साल के लग रहे थे, लेकिन असल उम्र बहुत कम थी। चियान रेनफेंग ने मन ही मन गणित लगाया। अपनी बैकग्राउंड और पोटेंशियल के हिसाब से पहला सोल रिंग सिर्फ 1100 साल का, ये तो बहुत एवरेज बात हो जाएगी। वो जानता था कि 1000 साल का पहला सोल रिंग भी पूरे महाद्वीप के इतिहास में कभी किसी को नहीं मिला था। फिर भी उसकी भूख बड़ी थी। अब बस एक बार वो जादुई कुंड मिल जाए, वहां से अमर जड़ी बूटियां खाकर अपनी बॉडी को स्टेरॉइड जैसा मजबूत बना लूंगा। फिर सोल रिंग की लिमिट अपने आप टूट जाएगी। चियान रेनक्सुए की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो एक्साइटेड होकर बोली, 1100 साल का पहला सोल रिंग। पापा, मम्मी और दादाजी के जमाने में तो सबका पहला रिंग बस 100-200 साल का होता था।
हम कितने लकी दौर में पैदा हुए हैं। आगे चलकर जब दुनिया के बड़े बड़े सुरमा हमारा सोल रिंग कॉम्बिनेशन देखेंगे तो जलन के मारे पानी मांगेंगे। चियान शुंजी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और हंसते हुए बोला, तू भी ना, बात तो तेरी सही है कि तुम्हें बेस्ट बैकग्राउंड मिला है, पर असल बात यह है कि मैंने लाइब्रेरी में पुरानी किताबें छानकर उस स्पेशल गम का असली सीक्रेट क्रैक किया था, तब जाकर तुम्हारी इतनी सॉलिड नींव बनी है। वो लाइब्रेरी सच में खजाना है। चियान रेनफेंग ने मन ही मन इस बात को नोट कर लिया। सही बात है, आगे से जब भी मुझे कोई नई सीक्रेट टेक्निक या जादुई चीज बाहर निकालनी होगी, सीधा नाम वुहुन पैलेस की लाइब्रेरी का लगा दूंगा। वहां इतनी लाखों पुरानी किताबें पड़ी हैं कि कोई चेक करने थोड़ी जाएगा। जैसे पापा ने उस गम का क्रेडिट लाइब्रेरी को दे दिया। कई घंटे लगातार भटकने के बाद भी चियान शुंजी को उस आइस एंड फायर लेक की सही लोकेशन नहीं मिल रही थी। वो चिढ़ने लगा था, आखिर वो जगह इस जंगल में छिपी कहाँ है? इतना बड़ा जंगल है, यूं पागलों की तरह ढूंढना बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है। पहले पता होता तो सीधे उस बूढ़े दूगू बो की गर्दन पकड़कर पूछता। इतनी गजब की जगह उसके हाथ में पड़ी सड़ रही है। वो जानता था कि इस वक्त तक दूगू बो ने उस सीक्रेट जगह पर अपना कब्जा जमा लिया होगा और बाहर जहरीला जाल बिछा रखा होगा, लेकिन इस जंगल में हर तरफ इतना जहर और धुआं फैला था कि खुली आंखों से यह पहचानना नामुमकिन था कि कौन सा जहर दूगू बो का लगाया हुआ है और कौन सा नेचुरल है। अभी तो पूरी टीम बिना सिर पैर के सिर्फ लक के भरोसे भटक रही थी। बस एक ही उम्मीद थी कि वो कुंड इसी जंगल के अंदर कहीं न कहीं मौजूद था। चियान रेनक्सुए थक कर चूर हो चुकी थी। पापा, क्या सच में यहाँ कोई सीक्रेट जगह है? हम कब से भटक रहे हैं, एक सुराग तक नहीं मिला। आ यिंग के चेहरे पर भी उलझन थी। अगर वो जगह सच में यही है तो इतने घंटे ढूंढने के बाद भी कोई निशान क्यों नहीं मिला? चियान शुंजी ने अपने कदम रोक दिए। यूं अंधाधुंध ढूंढने में बहुत टाइम बर्बाद होगा। लियान, रेनफेंग, तुम दोनों थोड़ा पीछे जाकर वेट करो। दोनों बच्चों को समझ नहीं आया कि पापा क्या करने वाले हैं, फिर भी चुपचाप पीछे हट गए। उन्हें अपने पापा पर आंख बंद करके भरोसा था। चियान शुंजी धीरे धीरे आ यिंग के पास गया। आ यिंग अचानक सतर्क हो गई। उसने अपने हाथ सीने पर बांध लिए और घबरा कर बोली, शुंजी, तुम क्या कर रहे हो? ये जंगल है, बच्चे यहीं खड़े हैं। चियान शुंजी ने अजीब सी हंसी हंसते हुए अपनी गर्दन खुजलाई। अरे यार, तुम भी क्या सोच रही हो? तुम्हारी असली बॉडी ब्लू ग्रास है। तुम इस पूरे जंगल के घास फूस से बातें कर सकती हो। इस जंगल में हर तरफ तुम्हारी बिरादरी फैली है। अपनी पावर से हवा में मैसेज भेजो और पता करो कि इंसान का बनाया हुआ जहरीला जाल किस तरफ है। आ यिंग ने राहत की सांस ली। वो बेवकूफों की तरह कुछ और ही समझ बैठी थी। ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया? फालतू में इतने घंटे पैदल चलकर टांगे तोड़ ली। आ यिंग ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सोल पावर से पूरे जंगल की घास से कनेक्शन बिल्ड करने लगी। कुछ ही मिनटों में उसे 3 ऐसी जगहों का एहसास हुआ जो नेचुरल नहीं थीं और उनके करंट स्पॉट से ज्यादा दूर भी नहीं थीं। शुंजी, मुझे 3 ऐसी लोकेशंस मिली हैं जहां इंसान का बनाया हुआ जहरीला घेरा है। चियान शुंजी का चेहरा खिल उठा। देखा, काम कर गया ना? फालतू में हम इतनी देर से मजदूरी कर रहे थे। आ यिंग ने उत्सुक होकर पूछा, तुम इतनी जिद से इंसान का बनाया जहर क्यों ढूंढ रहे थे? क्या वो कुंड इन्हीं में से किसी एक जगह पर है? चियान रेनक्सुए ने जब देखा कि बातचीत खत्म हो गई है तो वो आगे आई। पापा, क्या बात हो रही थी? चियान शुंजी ने रौब झाड़ा। बड़े लोगों की बातें हैं, बच्चों को ज्यादा टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। चियान रेनक्सुए ने बेबसी से हाथ खड़े कर दिए और अपने भाई की तरफ देखा। छोटू, तुझे बिल्कुल भी क्यूरियोसिटी नहीं हो रही? चियान रेनफेंग ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, थोड़ी बहुत तो हो रही है। चियान शुंजी मुस्कुराया और अब सस्पेंस खत्म करने का फैसला किया। उसने अपना सोल बाहर निकाला। पीठ पर 3 जोड़ी सुनहरे एंजल विंग्स फैल गए। उसने एक हाथ से आ यिंग को कमर से थाम लिया और अपनी सोल पावर से दोनों बच्चों को हवा में उठाकर उन तीनों लोकेशंस की तरफ तेजी से उड़ चला। पहला स्पॉट इंसान का बनाया हुआ तो निकला, पर वहां वो कुंड नहीं था। पूरी टीम तुरंत तीसरे स्पॉट की तरफ बढ़ी। वहां पहुंचते ही चियान रेनफेंग ने एक नजर में ताड़ लिया कि यह जहर नेचुरल बिल्कुल नहीं था। यहाँ किसी बंदे ने बहुत ही बारीकी से जहरीला घेरा बनाया हुआ था। क्या सच में वो कुंड इसी जहर के पीछे छिपा है? चियान शुंजी ने अपने बच्चों को देखा। तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें इस जहरीली जगह पर क्यों लाया हूँ? आ यिंग ने तुरंत टोका। अब ज्यादा सस्पेंस मत बनाओ, मुझे भी जानना है, जल्दी बताओ। चियान शुंजी ने जोर का ठहाका लगाया। मेरा अंदाजा है कि उस जादुई कुंड पर किसी ने पहले से कब्जा कर रखा है। जिसे भी उस जगह की वैल्यू पता होगी वो बाहर ऐसा जहरीला जाल जरूर बिछाएगा ताकि आम जानवर या फाइटर्स अंदर न घुस सकें। मुझे जहर की ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन इतना साफ दिख रहा है कि यह जाल किसी एक्सपर्ट ने बनाया है। उसने मन ही मन खुद की पीठ थपथपाई। मुझे जहर का भी नहीं पता, यह तो सब मनगढ़ंत कहानियां पेल रहा हूँ। अच्छी बात यह है कि मेरा बेटा जड़ी बूटियों का डॉक्टर है, तो मुझे ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चियान रेनफेंग अपने पापा को किसी राजा की तरह देख रहा था। पापा के पास इतना सारा काम रहता है, फिर भी उन्होंने जहर पर इतनी रिसर्च कर रखी है। रिस्पेक्ट है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक डाउट आया। पापा, अगर उस कुंड का पहले से कोई मालिक है और हम जबरदस्ती कब्जा करेंगे तो क्या ये गलत नहीं होगा? चियान शुंजी हंसा।
रेनफेंग, एक बात हमेशा याद रखना, इस जंगल में उगने वाली हर नायाब चीज पर किसी का नाम नहीं लिखा होता। जो पहले पहुंचे और कब्जा कर ले, माल उसी का। अगर ऐसे देखने लगे तो हम वुहुन पैलेस वाले पूरे जंगल के बाहर बाउंड्री बनाकर कह सकते हैं कि यह पूरा जंगल हमारा है, पर ऐसा नहीं होता। यह जंगल ताकतवरों का है। यहाँ जंगल का कानून चलता है। हाँ, शहरों में कानून अलग होता है, वहाँ ऐसा नहीं कर सकते। चियान रेनफेंग गहरी सोच में पड़ गया। बात तो सही है, वुहुन पैलेस चाहे तो पूरे जंगल को घेर सकता है, लेकिन ऐसा किया तो पूरी दुनिया हमारी दुश्मन बन जाएगी। चियान शुंजी ने बेफिक्री से कहा, ज्यादा मत सोचो। जिस बंदे के पास अपनी चीज बचाने की औकात नहीं होती, वो चीज अपने आप वुहुन पैलेस की हो जाती है। इतना कहते ही उसने अपनी सोल पावर से एक जोरदार हवा का झटका मारा। जहरीला धुआं तिनके की तरह उड़ गया और गुफा का रास्ता साफ हो गया। चारों लोग पतली सी घाटी को पार करके जैसे ही एंड पॉइंट पर पहुंचे, चियान रेनफेंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो खुशी के मारे उछल पड़ा। पापा, मम्मी, दीदी, यही है वो जगह, आइस एंड फायर लेक। किताबों में जैसा लिखा था बिल्कुल वैसा ही है। उसकी नजर सीधे वहां उगने वाली एक से बढ़कर एक अमर जड़ी बूटियों पर पड़ी। किगुआन, थूथेन चिक्च, इंपीरियल क्रिसेंथिमम, आंगसी दंचाए, होंगसॉल ब्रेकिंग रोज, शुइक्सियान वाहजी गॉन्जैड लिली, सब की सब यही मौजूद थीं। चियान शुंजी ने अनजान बनते हुए पूछा, छोटू, तू इन सारे पौधों को पहचानता है क्या? हम में से सिर्फ तुझे ही इनकी नॉलेज है। हाँ पापा, सब पहचानता हूँ। जब मैंने पहली बार किताब पढ़ी थी तभी मुझे इनसे प्यार हो गया था और मैंने पूरी किताब रट ली थी। चियान रेनफेंग ने तुरंत अपने साथ लाया हुआ जड़ी बूटी तोड़ने का टूलकिट बाहर निकाला। वो पूरी तैयारी के साथ आया था। आ यिंग टूलकिट देखकर हंस पड़ी। तू तो पूरा प्लान बनाकर आया था, कितनी एडवांस तैयारी है। चियान रेनफेंग ने अपनी छाती ठोकी। तैयारी पूरी होनी चाहिए मम्मी। जगह मिल गई तो टूल काम आ जाएंगे, नहीं मिलती तो बैग में पड़े रहते। क्या जाता है, अमर जड़ी बूटियों को आम हाथों से नहीं तोड़ा जाता, वरना उनकी पावर खत्म हो जाती है। इतना कहकर वो तुरंत पौधे तोड़ने में जुट गया। चियान रेनक्सुए आगे बढ़ी। छोटू, ला मैं भी तेरी मदद करवा देती हूँ। चियान रेनफेंग ने उसे तुरंत रोक दिया। दीदी, आप वहीं रुको, बिल्कुल पास मत आना। उसने अपने पापा की तरफ देखा जो उस पर भरोसा कर रहे थे, अपनी मम्मी और बहन को देखा जो उसके लिए परेशान थीं। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भर गया। इसे कहते हैं असली फैमिली, जो बिना शर्त भरोसा भी करती है और हर पल फिक्र भी करती है। चियान रेनफेंग के हाथ बहुत तेजी से चल रहे थे। इतने सारे खजाने को देखकर उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। एक बार वापस वुहुन सिटी पहुंच जाएं, फिर दादाजी और बाकी बड़े बुजुर्गों के लिए भी बेस्ट जड़ी बूटियां चुनकर भेजूंगा। वो सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। और पापा, मम्मी, दीदी, आप सबके लिए भी एक एक, दो दो पौधे। ये बहुत रेयर होते हैं, ज्यादा खाना नुकसान कर सकता है, पर अगर सही कॉम्बिनेशन में लिया जाए तो रिजल्ट डबल मिलता है। पौधे तोड़ते तोड़ते उसने अपने लिए 3 स्पेशल अमर पौधे चुन लिए। अष्टकोणीय बर्फ घास, 8 कोनों वाली बर्फीली घास, इन्फर्नो फ्लेम फ्लावर, आग जैसा जहरीला फूल, और पियर्सिंग पर्पल ओशन रोड, नजर तेज करने वाली ओस। पहले दोनों पौधों का कॉम्बिनेशन शरीर को हर तरह के जहर से अमर बना देता था और बॉडी कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा देता था। और तीसरा पौधा उसकी आंखों की रोशनी और दिमागी पावर को अगले ही लेवल पर ले जाने वाला था। चियान शुंजी, आ यिंग और चियान रेनक्सुए एक तरफ बैठकर चियान रेनफेंग को काम करते हुए देख रहे थे। चियान रेनक्सुए ने अपने गालों पर हाथ रखा। छोटू, और कितना टाइम लगेगा? चियान रेनफेंग ने काम करते करते हंसकर जवाब दिया, बस थोड़ा सा और दीदी। इतने नायाब पौधों को यहाँ सड़ने के लिए छोड़ देना पाप होगा। लगभग 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद चियान रेनफेंग ने अपने माथे का पसीना पोंछा और मुस्कुराते हुए तीनों के पास आया। उसने 2 खूबसूरत बॉक्स निकाले और चियान रेनक्सुए को दे दिए। दीदी, ये 2 स्पेशल पौधे आपके लिए हैं, होली लाइट लिली और जैड लिली। ये आपकी हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बना देंगे और आपकी नसों को पूरी तरह खोल देंगे। दोनों को साथ में लेने से रिजल्ट कमाल का मिलेगा। उसने अपनी बहन को पौधे खाने का पूरा तरीका अच्छे से समझाया। आ यिंग के चेहरे पर थोड़ी चिंता आ गई। रेनफेंग, इन्हें खाने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। चियान रेनफेंग मुस्कुराया। मम्मी, बिल्कुल टेंशन मत लो। इन्हें अमर जड़ी बूटी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें कोई जहर या साइड इफेक्ट नहीं होता। चियान रेनक्सुए अपने दोनों बॉक्स लेकर एक साफ जगह पर पलथी मारकर बैठ गई और धीरे धीरे उनकी पावर को पचाने लगी। चियान रेनफेंग ने अब एक बेहद खूबसूरत लाल फूल निकाला और आ यिंग की तरफ बढ़ाया। मम्मी, ये है सॉल ब्रेकिंग रोज। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा करिश्मा है। ये मरे हुए इंसान में जान डाल सकता है। एक बार अगर उसने आपको अपना मालिक मान लिया तो ये आपकी गोद में कभी नहीं मुरझाएगा। लेकिन इसे अपना मालिक बनाने की शर्त बहुत खतरनाक है। आपका दिल अपने पार्टनर के लिए 100% प्योर होना चाहिए। एक रत्ती भर भी खोट या शक हुआ तो दिल का खून थूकने के बाद भी ये फूल रिजेक्ट कर देगा। इसे अपना बनाने के लिए दिल से एक बूंद खून निकालकर इसकी पंखुड़ी पर छिड़कना पड़ता है। ये पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही मालिक चुनता है। मम्मी, आप ट्राई करके देखो। आ यिंग ने उस फूल को अपने हाथों में लिया। उसने हल्की सी खांसी के साथ अपने दिल का एक कतरा खून निकाला और पंखुड़ी पर छिड़क दिया। अगले ही पल वो फूल दिवाली के पटाखे की तरह जगमगा उठा और पूरी तरह खिल गया। आ यिंग ने खिलखिलाते हुए फूल को अपने सीने से लगा लिया और प्यार से बोली, लगता है मैं तुम्हारे पापा से सच में बेइंतहा प्यार करती हूँ।
चियान शुंजी ने आ यिंग को बहुत प्यार से देखा। उसका दिल खुशी से भर गया। आ यिंग का इस फूल को अपना बना लेना इस बात का सबूत था कि उसके दिल में चियान शुंजी के लिए रत्ती भर भी खोट नहीं था। शुरुआत में भले ही दोनों के बीच दूरियां थीं, लेकिन इतने सालों के साथ ने प्यार को गहरा कर दिया था। चियान रेनफेंग ने सलाह दी, मम्मी जल्दी से इसकी पावर को पचा लो, ये गॉड लेवल पौधा है, हो सकता है इसे खाते ही आप सीधे 70वें लेवल सोल सेंट पर पहुंच जाओ। आ यिंग ने फूल की पंखुड़ियों को सहलाया। वो इस खूबसूरत निशानी को संभाल कर रखना चाहती थी। चियान रेनफेंग समझ गया। उसने मुस्कुराकर 2 और पौधे निकाले। ठीक है मम्मी, तो आप ये 2 पौधे ले लो, ऑक्टा ऑर्किड और ब्लू पर्पल वाइन्स। ये दूसरा वाला पौधा आपकी असली ब्लू ग्रास बॉडी के साथ 100% मैच करेगा। मैं तरीका बता देता हूँ। आ यिंग ने दोनों पौधे लिए और तुरंत ध्यान लगाकर बैठ गई। चियान रेनफेंग अब चियान शुंजी की तरफ मुड़ा। पापा! चियान शुंजी हंसा। रेनफेंग, मेरे लिए क्या लाया है? मैं तो वैसे भी टाइटल डोलुओ बन चुका हूँ। पापा, आपके लिए यह 9 होली हर्ब और फीनिक्स सनफ्लावर है। चियान रेनफेंग ने शांति से दोनों बॉक्स आगे बढ़ाए। चियान शुंजी ने बॉक्स पकड़े पर तुरंत नहीं खाया। उसने पूछा, और तूने अपने लिए क्या चुना? चियान रेनफेंग हंसा। मैंने 2 सबसे खतरनाक पौधे चुने हैं, अष्टकोणीय बर्फ घास और इन्फर्नो फ्लेम फ्लावर, और साथ में पियर्सिंग पर्पल ओशन रोड। वो सामने पड़े 3 पौधे देख रहे हो? बर्फ और आग का कॉम्बिनेशन मेरी बॉडी को हर जहर से बचाएगा और मुझे लोहे सा मजबूत बना देगा। और तीसरा पौधा मेरी नजरों को चील जैसा तेज कर देगा। चियान शुंजी ने सिर हिलाया। जब बेटे को पूरी नॉलेज थी तो फालतू टांग अड़ाने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, जैसा तुझे सही लगे, पर हाँ, एल्डर हॉल के बड़े बुजुर्गों को मत भूल जाना। वापस जाने से पहले उनके हिस्से का सामान पैक कर लेना। फिक्र मत करो पापा, मैंने पहले ही उनका हिस्सा अलग निकाल दिया है। चियान रेनफेंग ने छाती ठोक कर कहा, ठीक है, तू अब उस लेक में उतरकर अपनी जड़ी बूटियां पचा ले, मैं तुम तीनों की रखवाली कर रहा हूँ। चियान शुंजी ने आर्डर दिया। जी पापा। चियान रेनफेंग ने तुरंत दोनों खतरनाक पौधे उठाए और सीधे उस बर्फ और आग वाली लेक के बीचों बीच छलांग लगा दी। चियान शुंजी ने हाथ में पकड़े बॉक्सेस को देखा और हिसाब लगाने लगा। इन दोनों पौधों में बेहिसाब पावर है। मैं अभी 94वें लेवल पर हूँ। इन्हें खाकर कम से कम 95वें लेवल पर तो पहुंच ही जाऊंगा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो बहुत जल्द सुपर फाइटर बन जाऊंगा। फिर उसने सोचा, अगर ये पावर हमारे सीनियर मेंटर को मिल जाए तो वो अपना ब्रेक थ्रू कर लेंगे। फिर वुहुन पैलेस के पास 2-2 गॉड लेवल फाइटर्स हो जाएंगे। हमारी ताकत डबल हो जाएगी। तभी अचानक चियान शुंजी के माथे पर बल पड़ गए। उसने महसूस किया कि कोई घाटी की तरफ बहुत तेजी से उड़ा चला आ रहा है। गाओ, दूगुबो आ गया, टाइमिंग तो देखो। अगर सही रहा तो इस पॉइजन डॉलुओ को अपने वुहुन पैलेस में भर्ती कर लूंगा। भले ही यह टाइटल फाइटर्स में सबसे कमजोर माना जाता है, लेकिन आम फाइटर्स के सामने यह अकेला ही पूरी फौज के बराबर है। उधर दूगुबो बाहर के अपने सारे काम निपटाकर अपनी सीक्रेट नर्सरी में वापस लौट रहा था। जैसे ही वो घाटी के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसका जहरीला जाल किसी ने तोड़ दिया है। उसका खून खौल उठा। किसकी इतनी हिम्मत? दूगुबो की जहरीली हरी आंखें सांप की तरह चमकने लगीं। वो घाटी की गहराइयों में घूरते हुए गुर्राया, किस नीच की इतनी औकात हुई जो मेरी सीक्रेट नर्सरी में बिना इजाजत घुसा? मेरे पास तुझे तड़पा तड़पा कर मारने के 100 तरीके हैं। भले ही दूगुबो को उन नायाब पौधों के नाम नहीं पता थे, लेकिन वो जानता था कि वे मामूली घास फूस नहीं हैं। उनमें से कुछ जहरीले पौधे तो इतने खतरनाक थे कि 89वें लेवल का फाइटर होने के बावजूद अगर वो खुद उन्हें गलती से छू लेता तो आधे घंटे में दम तोड़ देता। यह सोचकर वो पूरी स्पीड से घाटी के अंदर उड़ा। अगर वो चोर भाग गया होगा तो उसकी खुशकिस्मती है, वरना आज उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। जैसे ही दूगुबो ने लेक के पास कदम रखा, उसने देखा कि कुछ लोग अभी भी वहीं खड़े हैं। वो ठंडी आवाज में दहाड़ा, मुझे आता देखकर भी भागे नहीं? जिगरा है तुम में? चलो अच्छी बात है, तुम्हें तड़पने नहीं दूंगा, सीधे ऊपर का टिकट दूंगा। वो अपनी कातिलाना पावर के साथ आगे झपटा, लेकिन जैसे ही उसने सामने खड़े बंदे का चेहरा देखा, उसकी टांगें